नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे चेक बाउंस मामले में परिवादियों की वे गलतियां जिसके कारण वो अपना खुद का मुकदमा ही हार जाते हैं। यानी कि कई बार परिवादी ऐसी गलतियां कर देता है जिससे वो अपना मुकदमा खुद ही हार जाता है, यानी सामने वाले को मुकदमा जीतने के लिए कोई प्रयत्न करना ही नहीं पड़ता है। ऐसा कई बार मेरे सामने भी हुआ है। जब अभियुक्त मेरे पास आता है और मैं जब कोर्ट की फाइल देखता हूं और पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि ये मुकदमा तो परिवादी खुद अपनी गलती से हार जाएगा, मुझे जीतने के लिए इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसके के कारण परिवादी खुद ही अपना मुकदमा हार जाता है? वो गलतियां आपको नहीं करनी है, और अगर आप एक्यूज है और परिवादी ने वो गलतियां कर रखी है तो डेफिनेटली आप वो मुकदमा जीत जाएंगे। दो प्रकार की गलतियां होती है। एक तो जिसे हम कह सकते हैं टेक्निकली, और दूसरी होती है अन्य गलतियां। ठीक है, टेक्निकली गलतियों पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं जो इस वीडियो के अंत में मैं डाल दूंगा ताकि आप देख लें। उसमें यह है कि चेक, जैसे एक मिनट बता देता हूं, जैसे चेक 3 माह में बैंक में डालना, फिर दूसरा चेक 3 माह बैंक में डालने के बाद जिस दिन बैंक में आप डाला उससे 1 माह में ही नोटिस देना, नोटिस देने के 15 दिन बाद जब उसे मिला तब उसे 15 दिन तक आप कोई मुकदमा पेश नहीं करेंगे, और फिर 1 माह में मुकदमा पेश करना होता है। यानी इसमें जो भी गड़बड़ हो गई है, या चेक अमाउंट में लिखने में, या चेक के नंबर लिखने में, या चेक के परिवाद पेश करने में, यानी जो गणितीय गलतियां हैं या टेक्निकली गलतियां हैं, उसके कारण परिवादी का चेक का मुकदमा खारिज हो जाता है। इसमें परिवादी का कोई दोष नहीं हो कि परिवादी को इतनी जानकारी नहीं होती है, संबंधित एडवोकेट को इसमें जानकारी रखनी होती है। आज का वीडियो जो मेन जिस बात पर निर्भर है वो है परिवाद के अलावा अन्य गलतियां। जो गलती आप नोटिस लिखने में करते हो, और जो गलती आप कोर्ट में परिवाद पेश करने में करते हो, या जो गलती आप आपके शपथ पत्र में पेश करते हो, या जो गलती आप आपके गवाही यानी जीरा में करते हो, इनमें से कहां पर कोई कौन सी गलती करने पर मुकदमा खारिज हो जाता है, इस पर अपन इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि चेक के मुकदमे में आपको एक ही स्टोरी हर जगह लेकर चलना है। ठीक है ना? आप नोटिस में क्या लिख रहे हैं, परिवाद में क्या लिख रहे हैं, आपकी गवाही के शपथ पत्र में क्या लिख रहे हैं, और जीरा में क्या कह रहे हैं, जैसे ही कोई गड़बड़ी हुई आपका मुकदमा खारिज हो जाए। तो एक ही बात लेकर चलना है। सबसे इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आखिर कौन कौन सी बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। यानी कि जैसे कि ए ने बी को पैसा दिया, ठीक है, ए ने तो दिया पैसा और बी ने दिया चेक। तो जो बी ने चेक दिया उसके दो कारण होने चाहिए। एक तो जो पैसा दिया उस ऋण को अदायगी के लिए या किसी दायित्व के लिए। इन दोनों के अलावा अगर ए के पास चेक आया है तो एक, और ए ने चेक लगाया है तो ए का चेक का मुकदमा खारिज होगा। बात गहरी है, समझने की कोशिश कीजिए। ए ने बी को पैसा दिया, बी ने ए को चेक दिया। बी ने जो ए को चेक दिया या तो उस ऋण की अदायगी के लिए होना चाहिए या किसी दायित्व के लिए होना चाहिए। जैसे ए ने बी को 50,000 रुपए दिए, वापस बी ने ए को चेक दिया, 50,000 रुपए होना चाहिए। या एक यहां पर बी ने कोई काम किया हो, कोई सामने कोई धंधा किया हो, कोई व्यापार किया हो, कोई जमीन खरीदी हो, कोई मकान खरीदा हो, या किसी प्रकार कोई एग्रीमेंट हुआ हो, और उस एग्रीमेंट में किसी दायित्व के आधार पर बी ने ए को चेक दिया हो और वो चेक का मुकदमा दायित्व साबित होने पर ही ए का चेक का मुकदमा चलेगा, अन्यथा ए का चेक का मुकदमा नहीं चलेगा। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, ऋण और दायित्व को समझ नहीं पाते हैं। आपको यूं लगता है कि किसी व्यक्ति ने आपको चेक दिया है
बड़ा अमाउंट दिया है, या किसी परिवादी ने बड़ा अमाउंट भर दिया, जैसे 50 लाख भर दिया, 100 लाख भर दिया, 1 करोड़ भर दिया, 70 लाख भर दिए, और आपको लगता है कि कानून हमारे पक्ष में है, हमारा चेक का मुकदमा तो हम जीतेंगे जीतेंगे, तो आपकी सबसे बड़ी गलती और भूल है। आपको ऋण और दायित्व को सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है ना। कानून में ऋण और दायित्व सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर है, मगर अभी वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाईकोर्ट के जो निर्णय हैं, उसमें यह दायित्व परिवादी पर भी कई मामलों में सौंपा गया है। यानी जुडिशियल अधिकारी अपने माइंड का प्रयोग करते हुए ये तय करेंगे कि वास्तव में ऐसी घटना घटी हुई या नहीं। यानी कि जो आप स्टोरी बता रहे हो, उस स्टोरी को आपको सिद्ध करना पड़ता है। अब जो आप गलती करते हो, हम विभिन्न प्रकार के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णय भी इस मामले में देखेंगे। गलती क्या करते हैं परिवादी, उनको लिए मैं बता दूं कि जो भी बात आप नोटिस में या परिवाद में लिखते हैं, आपने जो भी लिखा उसको साबित करने का भार भी आप पर ही है। जैसे आपने लिख दिया कि अमुक व्यक्ति ने मेरे यहां काम किया, या मैंने उसको कोई सामान दिया, या मैंने कोई जमीन दी, ठीक है, या आपने लिख दिया कि वो मेरे से इतना पैसा इस काम के लिए ले गया। तो ये जो चीजें हैं जो आप लिख रहे हो, इनको भी आपको साबित करना पड़ेगा, सिर्फ लिख देने से काम नहीं होगा। कई लोग परिवादी में इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी लिख देते हैं, एक पूरी कहानी, कि फिर उस कहानी को साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और वो साबित नहीं कर पाते, क्योंकि आपके द्वारा सिर्फ कोर्ट में बात लिख देकर कहने से नहीं चलेगी, उसको साबित भी आपको करना पड़ेगा। तो उसको साबित करने के लिए आपको क्या करना है, शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है, जिससे कि आप आपके चेक के मुकदमे को जीत सको। कई बार लिख देते हैं कि साहब ने इस व्यक्ति, जैसे अभी मेरे पास कल एक मुकदमा आया था, उसमें लिख दिया था कि साहब इस व्यक्ति ने मेरे सामान लिया था, और फिर सामान बेचने के लिए मैंने इनको कहा था, और फिर इसके नौकर लेकर सामान बेचने गए, इतने रुपए का सामान बेच दिया, और फिर मेरे को पैसा इन्होंने नहीं दिया, और जो इसका चेक मेरे को पहले दे रखा था उस चेक का मैंने गलत उपयोग किया। तो सामान बेचा या सामान कितनी बिक्री हुई, ये भी परिवादी को सिद्ध करना पड़ेगा, और ये परिवादी के लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो उसमें क्या होता है, परिवादी खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। तो परिवादी को अपने जाल में नहीं फंसने के लिए पहले से ही अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे अपन कुछ बात समझेंगे कि कोई मान लो परिवादी ये लिख देता है कि ये चेक मुझे सिक्योरिटी पर दिया, ठीक है, यानी कि भविष्य में कोई घटना घटित हो जाए उसके बदले देने के लिए दिया। यानी आपने चेक लिया, वो इस कारण लिया कि भविष्य में मान लो सामने वाला व्यक्ति बदल गया तो मैं इस चेक के जरिए पैसे प्राप्त कर सकूंगा, इस प्रकार को लिखा पढ़ी कर दी। या आपने परिवार में ये खुद लिख दिया, लिखा पढ़ी नहीं करेगी है, तो परिवार में लिख दिया, तो आपका चेक का मुकदमा फिर नहीं चलेगा, खारिज होना लगभग तय है। क्यों ऐसा, क्यों कि जो ऋण है, जब चेक दिया गया, देखो कानून समझिए, जब चेक दिया गया उस समय क्या किसी ऋण या कोई दायित्व था? तो उस समय कोई ऋण या दायित्व नहीं था। जब बाद में घटना घटित हुई और बाद में घाटा मुनाफा हुआ, तब वो आपने चेक भर के डाला। यानी कि जब दिया गया उस समय कोई दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ था, बाद में इस प्रकार का दायित्व उत्पन्न हुआ था। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि कानून यह कहता है कि जब चेक दिया गया तभी ऋण और दायित्व उत्पन्न होना चाहिए, बाद में नहीं। समझे ना, मैं इसका थिंकिंग ये है कि जब चेक दिया गया उसी समय दायित्व ऋण था। बाद में घटना घटित होने से, बाद में कोई लेन देन होने से, बाद में पैसा निकलने से जो उस चेक का आपने उपयोग किया, तो इसको कोर्ट नहीं मानेगी और आपका चेक का मुकदमा खारिज होता। तो आपको परिवादी में ऐसी बात बिल्कुल ही नहीं लिखनी है कि चेक दिया गया था, बाद में घटना उत्पन्न हो गई थी, उस कारण से हमने चेक भरा था, या इससे पूछ के भरा था। कई बार लिख देते बाद में घटना घटित हो गई थी, फिर हमने इससे पूछा था और इसने कहा कि चेक भर दो, तो पूछने वाली बात चलेगी नहीं, क्योंकि उसमें लिखित होनी चाहिए। आपको ये बात लिखनी नहीं है कि बाद में घटना घटित हुई और बाद में हुई, आपको सीधे ये कहना चाहिए था कि चेक इस राशि के पेड़ दिया गया था और ये बाउंस हुआ था, ठीक है ना। इसमें कौन से मुकदमे में कहा गया था, एस एस नारायण स्टेट ऑफ केरल, यानी एस एस नारायण नाम स्टेट ऑफ
केरल। ठीक है, इस मामले में कहा गया था। कब कहा गया था ये? 2006 में। वॉल्यूम है 6 और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पेज नंबर 34। यानी कि इस पर यह कहा गया कि भविष्य के किसी दायित्व के लिए कोई चेक दिया गया है तो वो मान्य नहीं। यानी मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा, परिवादी जिसने चेक का मुकदमा पेश किया वो अपने परिवार में लिखता है कि मुझे भविष्य के पैसे प्राप्त करने के लिए मैं चेक लिया था और बाद में मैंने भरा था तो आपका चेक का मुकदमा खारिज हो जाएगा। तो ऐसी बात आपको गलती से भी नहीं लिखनी। दूसरा, आपने कोई बड़ी परिवादी ने कोई बड़ी राशि भर दी, ठीक है, कोई बहुत ही बड़ी राशि भर दी, जिस जो देने की उसकी हैसियत नहीं और सामने वाले लेने की भी हैसियत नहीं, और देने वाला भी अपने अकाउंट से या अपने इनकम टैक्स वाले के कागज से साबित नहीं कर पा रहा, और ना लेने वाला साबित कर रहा मैं इतनी बड़ी राशि कहां से लूंगा, देने वाला भी कहां से पैसा लाया ये साबित नहीं कर पा रहा, तो भी चेक का मुकदमा खारिज होगा। ये कौन सा मामला है? परिवादी का सक्षम होना प्रमाणित नहीं माना गया तो उसमें चेक का मुकदमा खारिज किया गया। एक है मामला अंजना वर्सेस छाया, यह है 2008 का मामला, मुंबई हाईकोर्ट का मामला है। ठीक है, इसमें भी बड़ी राशि ये सिद्ध नहीं कर पाएगी, बड़ी राशि कहां से लाई, तो चेक का मुकदमा परिवादी को खारिज कर दिया गया। दूसरा एक और है विपुल बनाम विपिन, 2012 का मामला है, वॉल्यूम 4 है, सुप्रीम कोर्ट का, पेज नंबर 248, CJJ बुक का नाम है। उसमें भी ये बड़ी राशि साबित नहीं करने के कारण चेक का मुकदमा खारिज कर दिया। यानी जो परिवादी जितनी बड़ी राशि भर के देता है, कभी कभी गुस्से में वो ज्यादा राशि भर देता है, तो उस समय भी उसको सोच समझ के ये राशि भरनी है कि बाद में मैं इस राशि को साबित कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। फिर बात करते हैं अपन, जो चेक आपके पास आया वो किस ऋण या किस दायित्व से आया, ये परिवादी साबित नहीं कर पाता है तो भी उसका मुकदमा खारिज हो जाएगा। भाई किस पेट दिया आपने चेक, कौन सा ऋण लिया, कौन से दायित्व की उपयुक्त गारंटी ली, कौन से ऋण की उपयुक्त गारंटी ली, आपके जो परिवार की जो स्टोरी है उसमें साबित ही नहीं हो रहा है तो भी आपका चेक का मुकदमा खारिज हो जाएगा। इस पर भी एक रूलिंग है, मधुसूदन बनाम सुशीला, MP का मामला है, 2013 का, मध्य प्रदेश वीकली नोट्स, पेज नंबर 13 पे आप देख लेना। फिर जो कुछ गलती करते हैं परिवादी उसके बारे में बता दूं, आप जो आपके परिवार लिखते हैं, ज्यादातर लोग कुछ बातें परिवार में नहीं लिखते। एक तो नहीं लिखते पैसा देने की दिनांक, बस चेक बाउंस की और चेक की दिनांक, पैसा किस तारीख दिया वो नहीं लिखते। दूसरा, पैसा किस लिए दिया ये भी आप नहीं लिखते। ठीक है, तो ये चीजें आपको लिखनी जरूरी है, क्योंकि आप खुद ही अपने परिवार बाद में अभी आप छुपा दोगे, जब जीरा का समय आएगा सामने वाले वकील साहब पूछेंगे, ऐसा तो नहीं पूछेंगे, अभी आप लिख ही दो, बाद में पूछेंगे आपने किस लिए पैसा दिया, कितनी तारीख को पैसा दिया, आप पैसा कहां से लाए, तो उस समय आपको तैयार रहना चाहिए। एक बात देखो, एक विचित्र बात और बताता हूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और आपको भी लगेगा कि वकील साहब ऐसा भी होता है क्या। ए ने बी को पैसा दिया, बी ने ए को चेक दिया, ए ने बी को पैसा दिया 5 साल पूर्व, ठीक है, और उन पैसों की अदायगी पेटे अभी 2 महीने पहले बी ने ए को चेक दिया, ठीक है, और ए का ये बी का चेक बाउंस हो गया, ए ने चेक का मुकदमा किया। ऐसी परिस्थिति में ए का चेक का मुकदमा होगा खारिज। क्यों? क्योंकि समय वर्जित मुकदमा है, यानी कि जो पैसा है वो 3 साल के बाद ये प्राप्त करने का हकदार नहीं था, और जब 3 साल बाद ये प्राप्त करने का हकदार ही नहीं था तो फिर वो जो चेक दिया वो भी समय वर्जित चेक होने के कारण ए बी से पैसा लेने का हकदार नहीं था। ये सब मामले बहुत ज्यादातर आते हैं।
यानी कि जो ए लिखता है कि मैंने 5 साल पहले कोर्ट में मुकदमा पैसा दिया था, फिर उसके बाद इसने इतने दिनों बाद ये चेक दिया और फिर मैंने चेक का मुकदमा पेश किया, 3 साल से कभी भी ज्यादा लिखा है, 3 साल से ज्यादा पहले पैसा गया है, फिर ये चेक का पैसा लेने का, प्राप्त करने का हकदार नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? हाई कोर्ट कह रही है। कौन सी हाई कोर्ट कह रही है? इसको देख लो, अरविंद वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। कौन सा मामला है? 2013 का 3 का हो गया, मध्य प्रदेश वीकली नोट्स, ठीक है। मध्य प्रदेश वीकली नोट्स, मध्य प्रदेश वीकली नोट्स, पेज नंबर 38 MP, ठीक है, हाई कोर्ट। इन्होंने कहा कि भाई 3 वर्ष के बाद अगर समय वर्जित पैसा है तो आप लेने के हकदार नहीं रहेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। फिर जो बात आती है कि आपकी जीरा की, परिवादी की जो जीरा होती है, परिवादी उसमें उटपटांग हर कुछ जवाब दे देता है। जीरे पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, परिवादी से पूछे जाने वाले प्रश्न, परिवादी से क्या प्रश्न पूछे जाने पर उसको क्या उत्तर देना है। हालांकि वो सारे आपके मैटर पर निर्भर करते हैं, पर जनरली प्रश्न का मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हो। साथ में आपके जो वकील साहब है उनसे आप जीरो के लिए पूरी प्रश्नावली पूरी बना लें। आप चाहते हैं कि आपकी फाइल में मैं प्रश्न उत्तर बनाकर आपको भेजूं, तो मैं भी आपको भेज सकता हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी पत्रावली की पूरी फोटोकॉपी इन नंबर पर व्हाट्सएप करनी है और फिर मुझसे बात करनी है, ताकि मैं आपके जो भी होगा नियत शुल्क, वो नियत शुल्क लेने के बाद आपको प्रश्न के उत्तर लिखकर आपके व्हाट्सएप कर सकता हूं। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।